चलिए, चल संपत्ति के बाद अब अपन चल दायित्व के बारे में देखते हैं। तो हेडिंग देंगे चल दायित्व। क्या देंगे हेडिंग? चल दायित्व लिखेंगे। इसमें चल दायित्व में वे दायित्व शामिल है, चल दायित्व में वे दायित्व शामिल है जिनका निपटारा सामान्यतः 12 माह के भीतर, जिनका निपटारा सामान्यतः 12 माह के भीतर किया जाता है। बात समझ में आ गया? ऐसे दायित्व जिनका भुगतान 12 माह के भीतर किया जाता है उसे चल दायित्व कहते हैं। ठीक, आगे चल दायित्व के उदाहरण लिखेंगे। चल दायित्व के उदाहरण, पहला नंबर अल्पकालीन उधारी। अल्पकालीन उधारी लिखेंगे इसमें जिसमें मांग पर देय या 12 माह के भीतर, मांग पर देय या 12 माह के भीतर देय ऋण, 12 माह के भीतर देय ऋण, डिपॉजिट अग्रिम आदि शामिल है। मतलब ऐसे ऋण जिनका भुगतान 12 माह के भीतर किया जाता है वह कहलाता है हमारा चालू दायित्व। क्या कहलाता है? चालू दायित्व। अगला व्यापारिक देय। व्यापारिक देय बोलते ही समझ में आ जाता है इसका भुगतान हमको करना है। भुगतान करना है मतलब किसका भुगतान करना है? देय विपत्र का भुगतान करना है। व्यापारिक देय, किसी से हम ऋण लिए हैं तो उस ऋण का भुगतान करना है, व्यापारिक देय। आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके अंतर्गत अल्पकालीन ऋण और देय विपत्र दोनों को शामिल किया जाता है। अल्पकालीन ऋण और देय विपत्र दोनों को शामिल इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक, लिखेंगे इसमें व्यापारिक देय जिसमें 12 माह के भीतर निपटारा किए जाने वाले 12 माह के भीतर निपटारा किए जाने वाले देय विपत्र व लेनदार शामिल है। 12 माह के भीतर भुगतान किए जाने वाले देय विपत्र या लेनदार शामिल है। अगला अन्य चल दायित्व। अन्य चल दायित्व इसमें लिखेंगे जिसमें बैंक अधिविकर्ष मतलब हमने बैंक से ऋण लिया है, तो कहलाता है बैंक अधिविकर्ष। क्या कहलाता है? बैंक अधिविकर्ष। लिखेंगे इसमें जिसमें बैंक अधिविकर्ष, अदत्त लाभांश जिसका भुगतान हमने अभी तक नहीं किया है, जिम्मेदारी है हमारी। अदत्त यानी देना बाकी, तो अदत्त लाभांश, अदत्त परिपक्व जमा, किसी ने हमारे पास रकम जमा किया है लेकिन देय पूरी हो चुकी है फिर भी हम उसको भुगतान अभी तक नहीं किए, तो उसको बोलते हैं अपन अदत्त परिपक्व जमा। क्या बोलते हैं? अदत्त परिपक्व जमा। ये भी क्या है हमारे लिए? दायित्व है। कौन सा दायित्व है? चल दायित्व है। कौन सा दायित्व? चल दायित्व। ठीक, आगे अदत्त परिपक्व ऋण पत्र। किसी व्यक्ति ने संस्था को ऋण दिया है, समय पूरा हो गया लेकिन अभी तक ना तो हमने उसका ऋण राशि वापस किया है ना ही ब्याज दिया है। तो ये जब ब्याज नहीं देते हैं या ऋण की राशि नहीं देते हैं तो अदत्त की श्रेणी में आता है, जो पढ़ चुके हैं हम लोग 11th में भी। तो उसी को क्या बोलते हैं? अदत्त ऋण पत्र। अगला
ऐसे दीर्घकालीन उधारी जो 12 माह के भीतर चुकानी है, 12 माह के भीतर चुकानी है, उधारी पर उपार्जित ब्याज देय या अदेय अग्रिम प्राप्त याचना अदत्त व्यय देकर तथा अग्रिम प्राप्त आय शामिल है। तो ये जितने भी हैं सब क्या है हमारे लिए चल दायित्व है। तो कहने का मतलब 12 माह की अवधि के भीतर ऋण पत्र, लेनदार, देय विपत्र, है ना, अदत्त व्यय, ये जितने भी मदें होती है सब हमारे लिए क्या होता है, दायित्व होता है जिसका भुगतान हमको करना है। तो इसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। और जब चल संपत्ति निकल जाता है, चल दायित्व निकल जाता है, तो चल संपत्ति में से चल दायित्व को जब माइनस करेंगे अपन तो कार्यशील पूंजी निकल जाएगा। और कार्यशील पूंजी निकालने के बाद जैसे वो निकलेगा अनुपात की गणना हो जाती है। ये सीधी सी बात है। लेकिन मदें क्या क्या आती है आपके दिमाग में बैठते जाना चाहिए, कारण अभी हम लोग जितना अनुपात की गणना करते जाएंगे वहाँ पर अलग अलग मद आते जाएगा। और वो अगर हमारे दिमाग में है तभी अनुपात निकलेगा, अन्यथा जानते हुए भी हम वहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ कर देंगे और हमारे अनुपात की गणना नहीं हो पाएगी। तो 3 नंबर 4 नंबर जो आता है यहाँ से अनुपात निकालने के लिए वो हमारा बेकार हो जाएगा। इसके लिए हमको जो है अनुपात में क्या क्या मदें आती है वो हमारे दिमाग में रहेगा, रोज प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर ये हल होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। इसी में लिखोगे अगला नंबर अल्पकालीन प्रावधान। अल्पकालीन प्रावधान लिखेंगे इसमें, जिसमें कर के लिए प्रावधान, प्रस्तावित लाभांश 12 माह के भीतर निपटारा किए जाने वाले 12 माह के भीतर निपटारा किए जाने वाले कर्मचारी लाभ शामिल है। कर्मचारी लाभ शामिल है। ये मुख्य मदें हैं किसके लिए, चल दायित्व के लिए। ठीक है, अब नीचे लिखो चल दायित्व ज्ञात करने के सूत्र। 3 प्रकार से सूत्र बताया जा रहा है। वैसे चल दायित्व निकलेगा, वैसे ही संपत्ति के बारे में बताया गया था, वैसी संपत्ति भी निकलेगा। जो मद होगा, जैसा मद होगा उसके हिसाब से हमको वहां पर सूत्र लगाना है। तो चल दायित्व ज्ञात करने के सूत्र में पहला नंबर लिखोगे चल दायित्व बराबर अल्पकालीन उधारी प्लस व्यापारिक देय प्लस अन्य चल दायित्व प्लस अल्पकालीन प्रावधान। दूसरा लिखोगे चल दायित्व बराबर चल संपत्तियां माइनस कार्यशील पूंजी। चल संपत्तियां माइनस कार्यशील पूंजी। और तीसरा लिखेंगे चल दायित्व बराबर, तीसरा नंबर चल दायित्व बराबर कुल ऋण, जितने ऋण है सबका योग, कुल ऋण। कौन सा ऋण, चल, जिसकी अवधि 12 माह या 12 माह से कम हो। कुल ऋण माइनस गैर चालू दायित्व।
जिसकी अवधि 12 मास से अधिक हो उसको बोलते हैं गैर चालू दायित्व। ठीक है, तो कुल ऋण माइनस गैर चालू दायित्व। गैर चालू दायित्व में क्या क्या आएगा, तो कोष्टक में लिखिए दीर्घकालीन उधारी, कामा देखिए दीर्घकालीन प्रावधान, दीर्घकालीन उधारी, दीर्घकालीन प्रावधान, कोष्टक बंद। ये दो मदें जब आती है तो ये दीर्घकालीन दायित्व के श्रेणी में आते हैं। इसको क्या करेंगे, कुल ऋण में से इसको घटा देंगे तो हमारा चल दायित्व निकल जाएगा। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से ये सूत्र लगेगा दायित्व निकालने के लिए। अब लिखो नीचे हेडिंग दो, जब संपत्ति और दायित्व निकल जाएगा, चल संपत्ति और चल दायित्व निकल जाएगा, तब क्या निकालना पड़ेगा हमको, अनुपात। कौन सा अनुपात, चल अनुपात की गणना, या इसी को बोलते हैं तरल अनुपात की गणना। क्या बोलेंगे इसी को, चल अनुपात की गणना। तो नीचे लिखोगे चल अनुपात की गणना का सूत्र, फिर नीचे लिखोगे चल अनुपात बराबर चल संपत्तियां बटे चल दायित्व। चल अनुपात बराबर चल संपत्तियां बटे चल दायित्व, काट देंगे अनुपात निकल जाएगा। समझ गए क्या सूत्र है, चल संपत्ति जो निकालेंगे उसका योग बटे चल दायित्व, काट देंगे, सूत्र हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 20 में बोला है निम्न सूचनाओं से चल अनुपात की गणना कीजिए। निम्न सूचनाओं से चल अनुपात की गणना कीजिए। पहला व्यापारिक देय बोला है, व्यापारिक देय, कार्यशील पूंजी दिया हुआ है, चल दायित्व दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जब मद दिया हुआ है तो अपन को क्या निकालना है, यहाँ पर सबसे पहले कुल संपत्ति। कौन सी संपत्ति, चल संपत्ति। चल संपत्ति निकालने के लिए क्या करोगे, चल संपत्ति बराबर सूत्र लगा देंगे अपन चल संपत्ति निकालने का। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे अपन व्यापारिक देय दिया हुआ है 40,000, तो व्यापारिक देय जो है 12 माह से अधिक की अवधि का है, इसलिए उसको नहीं लेना है। फिर इसके बाद दिया हुआ है चल कार्यशील पूंजी और चल दायित्व दिया है, दोनों दायित्व की मदें दिया हुआ है। तो संपत्ति निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों दायित्व को जोड़ देंगे, हमारा संपत्ति निकल जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर अपन चल संपत्ति बराबर चल संपत्ति बराबर सूत्र लगा देंगे, क्या क्या है, तो कार्यशील पूंजी है 7,20,000, तो 7,20,000 लिखेंगे यहाँ पे कार्यशील पूंजी प्लस चल दायित्व। यहाँ लिखेंगे चल संपत्ति बराबर कार्यशील पूंजी प्लस चल दायित्व। कार्यशील पूंजी दिया हुआ है हमारा 2,40,000, 7,20,000 लिख दिए 7,20,000, और कार्यशील पूंजी दिया हुआ है 2,40,000 प्लस 2,40,000। इसको जोड़ देंगे अपन, 7,20,000 में 2,40,000 दिया जाएगा 9,60,000। कुल संपत्ति कितनी निकल गई अपने पास, 9,60,000। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर अनुपात का सूत्र लगा देंगे, चल अनुपात बराबर चल अनुपात बराबर सूत्र लिखे थे अभी इसके पहले हम लोग, चल संपत्ति बटे चल दायित्व। तो चल संपत्ति कितना निकल गया हमारा 9,60,000, तब सूत्र में जमा देंगे अपन 9,60,000, कितना 9,60,000 बटे कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी कितना है यहाँ पर देखो, चल दायित्व दिया हुआ है, कितना दिया है चल दायित्व 2,40,000, कितना दिया है 2,40,000। काटोगे 1 0 से 1 0, 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 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया
2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 6 एकम 6, 6 चौक 24, यानी अनुपात निकल जाएगा हमारा 4:1। कितना निकल जाएगा अनुपात? 4:1। इस प्रकार से हमको अनुपात की गणना करनी है, ठीक है। जैसे निकाल के बताया गया है उसी प्रकार से आपको यहाँ पे अनुपात निकालना है। फिर इसके बाद आगे बताते हैं आपको किस प्रकार से और अनुपात की गणना करेंगे, ठीक।